आइए हम ट्यूटोरियल 8 से शुरू करते हैं, जिसमें हम लैडर ऑपरेटर को देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि लैडर ऑपरेटर क्या है और ए डैगर आपका क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर है, जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं और कुछ उदाहरणों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम एक साधारण अभ्यास है, जहां आप स्टेट के ग्राउंड स्टेट पर कई लैडर ऑपरेटर्स को ऑपरेट करते हैं। स्टेट ग्राउंड स्टेट है, तो आप सभी जानते हैं कि पहली प्रॉब्लम एक पार्ट। इससे पहले कि हम इस पार्ट पर जाएं, हम जानते हैं कि जब आप एक क्रिएशन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं या ग्राउंड स्टेट पर एक एनिहिलेशन ऑपरेटर, जब आप एनिहिलेशन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको 0 मिलता है, ठीक है, यह हम जानते हैं। और जब आप ग्राउंड स्टेट पर एक क्रिएशन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, यह स्टेट 1 में जाएगा, ठीक है। उदाहरण हल करते समय आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तो पहली प्रॉब्लम, आपको 3 लैडर ऑपरेटर दिए गए हैं। ए डैगर ए डैगर 0, तो लैडर ऑपरेटर या तो आपको एक के स्टेप में ऊपर ले जाएगा या यह आपको नीचे लोअर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, या यह आपको लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकता है। तो ये आपको लैडर में नीचे ले जाएगा और ए डैगर आपको लैडर में ऊपर ले जाएगा। तो यह ए डैगर जब स्टेट 0 पर ऑपरेट होता है तो स्टेट 0 ए डैगर के क्या होगा? यह फिर अगले स्टेट में जाएगा। तो पहले हमने इसे ऑपरेट किया है, आपको यह मिलता है। तो 0 पर ए डैगर 1 है। अब मैं 1 पर 1 ए ऑपरेट करूंगी तो यह स्टेट को लोअर कर देगा, यह 0 पर वापस चला जाएगा, ठीक है। आप लैडर से नीचे जा रहे हैं। फिर जब आप 0 पर ए डैगर ऑपरेट करते हैं, आप प्राप्त करेंगे स्टेट 1, एक स्टेट ऊपर जाएगा। अब यह है, ये स्टेट्स ऑर्थोगोनल हैं, तो आप 0 और 1 स्टेट प्राप्त करते हैं जो 0 है। पहली प्रॉब्लम से आप 0 के बराबर वैल्यू प्राप्त करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में आपके पास 4 लैडर ऑपरेटर हैं। आप इसी तरह ए ए डैगर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह मुझे देगा, जब ए डैगर 0 पर ऑपरेट होता है तो मुझे 1 स्टेट मिलेगा और फिर से और मैं 0 स्टेट में वापस आऊंगी, फिर 1 स्टेट और फिर मैं 0 स्टेट में वापस आऊंगी। इसलिए यदि आप इसे उसी तरह हल करते हैं जैसे हमने पहली प्रॉब्लम के लिए किया था, हमारे पास 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 होगा जो कि 1 है। तो हम जो देखते हैं, आप देखते हैं कि जब लैडर ऑपरेटर्स की विषम संख्या है, आप एक 0 और सम संख्या में लैडर ऑपरेटर प्राप्त करते हैं, आपको A1 मिलता है, जो थंब रूल नहीं है बल्कि अवलोकन से है। आप देख सकते हैं कि सम संख्या में ऑपरेटर सम संख्या में लैडर ऑपरेटर आपको 0 देगा और विषम संख्या आपको फिर से 1 देगा। आपने यहाँ देखा है कि 2 क्रिएशन और 2 एनिहिलेशन ऑपरेटर हैं। अगर मेरे पास यह ए 4 ऑपरेटर्स होते तो मुझे फिर से 0 प्राप्त होता। इसलिए आपके पास एक नॉन जीरो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सम संख्या में विषम और माफ करना इक्वल नंबर में क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर होना चाहिए। आइए तीसरी प्रॉब्लम पर चलते हैं। पहली प्रॉब्लम तीसरा भाग वह है इन एक्स कैप 0। अब आप जानते हैं आपको अगली प्रॉब्लम के लिए
एक्स की परिभाषा याद रखनी होगी जो एक पोजीशन ऑपरेटर और पी मोमेंटम ऑपरेटर है। इसलिए पोजीशन ऑपरेटर को h क्रॉस के स्क्वायर रूट के रूप में 2m ओमेगा में ए डैगर प्लस ए के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ए प्लस ए डैगर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। और हमें अगली आखिरी प्रॉब्लम के लिए मोमेंटम ऑपरेटर की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ मेरे पास एन होगा जो एनवा स्टेट एन किट है और मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स 0 होगा h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा इन ए डैगर प्लस ए ऑन 0। यह आप आसानी से देख सकते हैं। जब आप ए को 0 पर ऑपरेट करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यह टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यह टर्म आपको अगली एक्साइटेड स्टेट देगा। तो आपका उत्तर डेल्टा n, 1 होगा, क्योंकि अब अगर n 1 है तो आपके पास एक नॉन जीरो रिजल्ट होगा, आपको 1 मिलेगा। यदि n 1 को छोड़कर कोई अन्य नंबर है तो आपका परिणाम 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप प्रॉब्लम नंबर डी कर सकते हैं, लेकिन वहां आपके पास इनिशियल है और फाइनल स्टेट आपको दी गई है जो 0 और 1 है, इसलिए इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट है 0। 0 वह है केट 0 x 1। तो यह आप x ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर की पिछली परिभाषा का उपयोग करेंगे और आपके पास h क्रॉस स्क्वायर h क्रॉस 2m ओमेगा टाइम्स है। आपके पास अब 0 और 1 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास 0 ए डैगर प्लस ए है और यहाँ आपके पास a1 है, क्योंकि आपके पास a1 है यह टर्म सेकंड टर्म कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ a डैगर है, यह अगली स्टेट में जाएगा जो कि 2 है, इसलिए केवल यह टर्म ही इस प्रॉब्लम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपके पास 2m ओमेगा पर h क्रॉस है, यह स्क्वायर रूट में होगा और आपके पास यहाँ है यह 0 हो जाएगा, इसलिए यह 1 होगा, इसलिए डेल्टा 0 0 1 होगा। तो आपके पास डी पार्ट में h क्रॉस स्क्वायर 2m ओमेगा बचा है। ठीक है, हमें यह मिल गया है क्योंकि अब आपके पास एक डेफिनिट इनिशियल और फाइनल स्टेट है। यहाँ आपके पास 0 1 है। पिछली प्रॉब्लम में हमारे पास n और 0 था, इसलिए ई पार्ट में मैं इसे आपके लिए हल करने के लिए छोड़ देती हूँ। यह एक सिंपल एक्सरसाइज है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं आपको एक हिंट दूंगी कि P कुछ नहीं बल्कि -i h क्रॉस ओमेगा m अपॉन 2 है। यह स्क्वायर रूट और आपके पास a माइनस a डैगर है। तो इस हिंट का उपयोग करके कृपया इस मैट्रिक्स एलिमेंट को इवैल्यूएट करें। ठीक है, तो आपके पास कुछ डेल्टा mn टर्म, कुछ mn या mn+1 और -1 होगा, जिसके आधार पर आप किस ऑपरेटर को क्रिएशन ऑपरेटर या एनिहिलेशन ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है। यह एकदम नया सेट है, इसे सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि हम अगली प्रॉब्लम पर जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वीरियल थ्योरम को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ आपको यह दिखाना होगा कि जब t काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और V पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, तो आपको यह दिखाना होगा कि इन दो ऑपरेटर N और N के साथ t का
मैट्रिक्स एलिमेंट ऑपरेट किया जा रहा है। आइगन स्टेट n और n है और वही मैट्रिक्स एलिमेंट, लेकिन आइगन स्टेट के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी सैंडविच के साथ आपको एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए। यह विरियल थ्योरम के अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की परिभाषा से शुरुआत करनी होगी। तो दूसरी सवाल आपको पहले इवैल्यूएट करना होगा कि क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑपरेटर टी का पता करना होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, जो p²/2m है। हमने कई समस्याओं में किया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म p²/2m है और हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपके पास सिर्फ apx टर्म है। तो मैं यहाँ px टर्म लिख सकती हूँ। ठीक है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल x कंपोनेंट होगा, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर टर्म है। तो यह 1/2 के बराबर होगा। m जैसा है वैसा ही रहेगा। ऑपरेटर p क्या था? यह i था। मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, ऑपरेटर p माइनस i h क्रॉस ओमेगा m अपॉन √2 टाइम्स a माइनस a डैगर, यही हमारे पास था। ठीक है, तो अब p² i इंटू i होगा, यह आपको माइनस देगा। ठीक है, h क्रॉस ओमेगा m अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर रूट में था, आपके पास यह टर्म है और फिर आपके पास a माइनस a डैगर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते समय सावधान रहना होगा। इन ऑपरेटर्स क्रिएशन एनिहिलेशन ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करना। ऑपरेट की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहला टर्म मुझे देगा। तो मैं इस h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 a माइनस a डैगर माइनस a डैगर a प्लस a डैगर को सिंप्लीफाई करती हूँ, तो यह टर्म है जिसे आप केट n के बीच सैंडविच करेंगे, जो कि स्टेट n है और इनिशियल और फाइनल स्टेट n है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए मेरा टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट यह कांस्टेंट टर्म होगा जिसे मैं बाहर ले जा सकती हूँ। तो मेरे पास a माइनस a डैगर माइनस a डैगर a प्लस a डैगर n होगा। ठीक है, एक बड़ा एक्सप्रेशन। फिर से हमने पिछली बार देखा है कि मैंने सिर्फ एक वाक्य में संक्षिप्त में बताया है। मैंने अभी बताया है कि पिछली प्रॉब्लम में यदि आपके पास इक्वल नंबर में क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर है तो यह टर्म अन्यथा कंट्रीब्यूट करेगा। क्रिएशन एनिहिलेशन ऑपरेटर की असमान संख्या वाला टर्म आपको 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो उस बोध के साथ जो मेरे पास है, ये दो टर्म्स मुझे देंगे। इसलिए जब n पर ऑपरेट किया जाता है तो एक डैगर मुझे n+1 देता है, और जब आप n पर a ऑपरेट करते हैं मुझे n-1 मिलेगा। इसलिए याद रखें कि हम यहाँ एक और चीज का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बस याद रखें कि हम जो उपयोग करते हैं, हम यहाँ क्या उपयोग करते हैं। जब आप n पर a ऑपरेट करते हैं तो n पर a का उपयोग करते हैं। आप स्टेट n पर ऑपरेट होने वाले ऑपरेटर a प्राप्त करते हैं, जो इस स्टेट को अगले लोअर स्टेट में ले जाएगा, जो कि इस फैक्टर के साथ n-1 है। आप अपनी क्लास में पहले ही देख चुके हैं और आपने अपने लेक्चर में
इसे सिद्ध कर दिया है। तो ए डैगर जब n पर ऑपरेट होता है तो यह n+1 का स्क्वायर रूट देता है। तो ए डैगर आइगन स्टेट को अगले स्टेट n+1 में ले जाएगा और आपको n+1 के स्क्वायर रूट के कोएफिशिएंट का फैक्टर प्राप्त होगा जिसे आपको याद रखना होगा। तो हमें इसका उपयोग करना होगा। तो जब मैं ए डैगर के लिए उपयोग करती हूँ तो ठीक है, मैं इसे अलग से करती हूँ ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें, ताकि जब मेरे पास n पर ए डैगर हो। ठीक है, आइए इवैल्यूएट करते हैं। इन को कंसीडर करें और इन मैट्रिक्स डायमेंशन है और ए डैगर वह ऑपरेटर है जिसे हमें इवैल्यूएट करना होता है। इसलिए जब ए डैगर n पर ऑपरेट किया जाता है तो मुझे क्या मिलेगा? n पर बस ए डैगर मुझे n+1 का स्क्वायर रूट देगा। यह अगले स्टेट n+1 में ले जाएगा और जब फिर से ए को n पर ऑपरेट किया जाता है तो n+1 पर ए ऑपरेट होता है। तो एक मुझे n+1 टाइम्स द केट का स्क्वायर रूट देगा और केट अगले लोअर स्टेट में जाएगा जहां n वापस चला जाएगा n, इसलिए यह n+1 n और कुछ नहीं बल्कि 1 है। इसलिए आपके पास n+1 है। ठीक है, इसी तरह आप ए डैगर ए n प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं आपको n प्राप्त होगा। ठीक है, और मैंने फैक्टर्स को छोड़ दिया है। ठीक है, h×2 ओमेगा जिसे हम यहाँ रखेंगे। जो भी फैक्टर्स थे फिलहाल मैंने अभी फैक्टर्स को छोड़ दिया है, इसलिए फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा फैक्टर क्या था? यह p के लिए था, यह h×4 था जो मुझे लगता है सही है। हमारे पास h×4 में यह फैक्टर था। ठीक है, यहाँ तो यह फैक्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए इसे फिर से लिखते हैं। मुझे यहाँ क्या मिलता है? इस टर्म ने मुझे n+1 दिया है, इसलिए मेरे पास -n+1 है। मेरे माइनस n+1 है जो मेरे पास था, और यह मैं फिर से लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 2n+1 होगा। ठीक है, तो मैं इसे n+12 के रूप में लिख सकती हूँ। मैं इसे किसी ज्ञात रूप में लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, यह वही है जो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए प्राप्त करती हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को प्राप्त करना फिर से मुश्किल काम नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इन वी इन होगा। हमें इसी को इवैल्यूएट करना है, इसलिए यह ऑपरेटर कुछ और नहीं बल्कि एक स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, जो हाफ के एक स्क्वायर है। तो मैं इसे लिखती हूँ, यह इन एक्स इन के समानुपाती है। ठीक है, जो m⍵² है। ठीक है, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर मैं इसे m⍵²i² टाइम्स x² के रूप में लिख सकती हूँ। यह x ऑपरेटर की वैल्यू के साथ हम जानते हैं कि x ऑपरेटर क्या है, हमने पहले देखा है। यह h×m⍵
2m ओमेगा इनसाइड द स्क्वायर रूट a प्लस a डैगर है। हमने देखा है और हम जानते हैं कि इस पोजीशन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे और फिर से वैल्यू का पता लगाएंगे। इसलिए मैट्रिक्स एलिमेंट इस तरह दिखेगा। मैं इसे सरल रूप में लिखने की कोशिश करूंगी। अगर संदेह हो तो कृपया एक बार h क्रॉस ओमेगा बाय 4 चेक करें। यह सब करने के बाद यह हमें फिर से ए प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर प्लस ए डैगर एन देगा। यह वही है जो आप फिर से पोजीशन ऑपरेटर का स्क्वायर लेकर प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ जो प्राप्त करती हूँ वह पिछले रिजल्ट के समान है, इसलिए आपको इसे स्पष्ट रूप से जांचना होगा कि यह समान है, लेकिन आप इसे केवल एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन में क्या मिलता है? हम प्राप्त करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का मैट्रिक्स एलिमेंट समान हो जाता है। यह वेरियल थ्योरम के अलावा और कुछ नहीं है। तो अब तक तो ऐसा लगा कि चीजें बहुत सरल हैं। आइए अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। एनिहिलेशन ऑपरेटर ए और क्रिएशन ऑपरेटर ए डैगर के लिए हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन लिखे। तो लैडर ऑपरेटरों के लिए हमें तीसरी प्रॉब्लम में टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन लिखना होगा। आइए हम यह मानकर शुरू करते हैं कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर टाइम में इनवेरिएंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर को ए डैगर प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर को जानते हैं। यह हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जो ए h क्रॉस ओमेगा के साथ ए डैगर है। तो ए डैगर ए प्लस हाफ h क्रॉस इंटू h क्रॉस ओमेगा हैमिल्टनियन है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह टाइम इंडिपेंडेंट है। क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारा हैमिल्टनियन टाइम में इनवेरिएंट है। तो आइए हम वैल्यू लेते हैं कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो टाइम इनवेरिएंट होने के लिए h है, ठीक है। इसे इस ऑपरेटर परिभाषा से देखा जा सकता है। तो यह हैमिल्टनियन ऑपरेटर हमने लिखा है। याद रखें कि हमने लैडर ऑपरेटर के संबंध में लिखा है। आपका सामान्य नोटेशन हमने हमेशा इसे p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v के रूप में देखा है, ठीक है। इसलिए हैमिल्टनियन ऑपरेटर टाइम इनवेरिएंट है। और अब हम हाइजेनबर्ग को लिखते हैं। आइए हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं। आइए हम टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर इक्वेशन लिखते हैं। तो टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन क्या है? हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन कहने के लिए ऑपरेटर ए
माइनस आई एच क्रॉस है। हमने इस परिभाषा को देखा है। हमने पिछली प्रॉब्लम में एंगुलर मोमेंटम के लिए इस परिभाषा को देखा है। पिछले ट्यूटोरियल में, मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल 6 में हमने देखा है। हमने इस परिभाषा का उपयोग किया है, इसलिए हमारे पास यह प्रॉब्लम है जिसमें हमने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को लिया है और ऑपरेटर एटी क्या है। इसलिए जब आप श्रोडिंगर पिक्चर से हाइजेनबर्ग पिक्चर पर जाते हैं तो ऑपरेटर कैसे इवॉल्व होगा? यह e रेज़ टू आई एच टी ए ऑपरेटर ए होगा जो टाइम इंडिपेंडेंट आई एच टी है। इसी तरह ए डैगर टी क्या होगा? यह e रेज़ टू आई एच टी ए डैगर e रेज़ टू आई होगा। ठीक है, तो हम हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को लिखने में इस परिभाषा का उपयोग करने जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर तब डी ए टी बाई डी टी बन जाएगा जो माइनस आई एच क्रॉस होगा। और यहाँ मेरे पास वह परिभाषा होगी जो मैंने रखी थी, इसलिए e रेज़ टू आई एच टी ए e रेज़ टू माइनस आई एच टी। अब हमने यह वैल्यू लिया है कि हैमिल्टनियन टाइम इनवेरिएंट है, इसलिए हम इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसे e रेज़ टू आई एच टी e रेज़ टू माइनस आई ए के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यह लेफ्ट का ऑपरेटर है, इसलिए यह यहाँ आ जाएगा और h e रेज़ टू माइनस आई एच टी, इसलिए यह टर्म हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? अब इवैल्यूएट करते हैं। आइए हम ए एच को कंसीडर करते हैं। अब हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर की परिभाषा जानते हैं जो h क्रॉस ओमेगा ए डैगर ए प्लस हाफ है, इसलिए h क्रॉस ओमेगा आम है, इसलिए इसे बाहर निकालते हैं और ए डैगर ए दूसरा टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मैं इसे नहीं लिखूंगी। तो यह आप सभी जानते हैं कि मुझे ए का कम्यूटेटर मिलेगा और ए शून्य है, तो मेरे पास ए डैगर का कम्यूटेटर होगा जो 1 है, इसलिए मेरे पास सिर्फ h क्रॉस ओमेगा ए होगा। राइट, तो इसका क्या होगा? यह बन जाएगा यह t बाई डी टी का डी ए होगा जो माइनस आई अपॉन h क्रॉस है। यह h क्रॉस ओमेगा e रेज़ टू आई एच टी होगा। मेरे पास e रेज़ टू माइनस आई एच टी यह परिभाषा है कि मैं इसे वापस रख सकती हूँ, इसलिए मेरे पास यह होगा जैसे कि मेरे पास ओमेगा ए टी है, इसलिए टी का ए शून्य e रेज़ टू माइनस आई ओमेगा टी है, इसलिए हमें यह प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम इस इक्वेशन को ए डैगर के लिए फिर से लिख सकते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यहाँ ए डैगर के लिए लिखने दें, इसलिए मेरे पास ए डैगर e रेज़ टू माइनस आई ओमेगा टी है, इसलिए यह परिभाषा है, तो यह एक प्लस साइन होगा। ठीक है, इसलिए साइन को लेकर बहुत सावधान रहें। ठीक है,
इन साइन को यहाँ लगाते समय बहुत सावधान रहें। साइन में परिवर्तन होगा क्योंकि ए डैगर होगा, याद रखें। मैं लाल रंग से लिखूंगी ताकि यह ए डैगर बन जाए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ ए डैगर होगा और फिर ए डैगर बाहर आ जाएगा और मेरे पास ए डैगर ए होगा जो 1+1 है, इसलिए मेरे पास यहाँ एक प्लस साइन होगा। ठीक है, तो यह रिजल्ट है। इसलिए हमने अब क्रिएशन और अनिहिलेशन ऑपरेटर के लिए टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर देखा है। हम हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के संबंध में लिख सकते हैं। 2 और सवाल हैं जो जारी रहेंगे, उनमें भी कुछ दिलचस्प प्रश्न होंगे जिन पर हम बाद के भाग में चर्चा करेंगे। इसलिए ऐसे उदाहरण को हल करते रहिए, वे आपको ब्रा और केट नोटेशन पर अनुभव प्रदान करेंगे। क्रिएशन और अनिहिलेशन ऑपरेटरों के संबंध में पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे दर्शाए, वे आपको आगे के ट्यूटोरियल में मदद करेंगे। तो अगली बार मिलते हैं।